हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक अलग सा वीडियो बना रहा हूं मैं। एंड आज आई एम गोइंग टू डिस्कस अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फ्रॉम CFA लेवल 1। आज का जो ये कॉन्सेप्ट है वो है फिक्स्ड इनकम के यूनिवर्स से। और फिक्स्ड इनकम में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आमतौर पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। इफ यू आर ऑल्सो इन सर्च ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू दीज टॉपिक्स, जो कि आपको थंबनेल में देख करके समझ में आए होंगे, तो आप सही जगह आए हैं। इस पूरे वीडियो में वी विल बी कवरिंग अप जी स्प्रेड, आई स्प्रेड, जेड स्प्रेड एंड OAS यानी ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड। अब ये सारी चीजें क्या है, किस तरह से ये वर्क करती है, उन सारी चीजों के बारे में हम अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। एंड विल ट्राई कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट बना लें, क्योंकि लेवल 1 में ये टेस्ट होगा ही होगा। शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले आप देखिए, ये जो हमने 4 स्प्रेड्स की बात करी है, यू कैन ऑल्सो सी कि एक मैंने जी स्प्रेड की बात करी, एक आई स्प्रेड की बात करी, जेड स्प्रेड या जी स्प्रेड भी कहते हैं, और OAS की बात करी, ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड। ये सारे के सारे जो स्प्रेड्स हैं, इनका मिला करके अगर हम नाम लें तो ये हो गया यील्ड स्प्रेड मेजर्स इन फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। तो ये फिक्स्ड रेट बॉन्ड से रिलेटेड यील्ड स्प्रेड्स हैं। तो सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि यील्ड स्प्रेड क्या होता है, ये समझा दो। तो देखो, यील्ड स्प्रेड का मतलब कुछ नहीं है, यू विल टेक यील्ड 1 एंड यू विल डिडक्ट यील्ड 2 फ्रॉम इट, दैट्स इट। आप कोई एक यील्ड दोगे और उसमें से कोई दूसरी यील्ड माइनस करोगे, जो बचेगा उसे को ही हम कहेंगे स्प्रेड। सो एकदम सीधे सीधे शब्दों में समझाऊं तो दो यील्ड या फिर दो इंटरेस्ट रेट्स के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम फिक्स्ड इनकम यूनिवर्स में कहते हैं यील्ड स्प्रेड्स। आमतौर पे ये जो यील्ड स्प्रेड निकलता है वो निकलता है बिटवीन योर बॉन्ड्स YTM एंड सम बेंचमार्क्स यील्ड। अब ये बेंचमार्क कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ट्रेजरी, इट कैन बी अ सिमिलर बॉन्ड, इट कैन बी एनीथिंग। सो बेसिकली यहां पे आपकी जो बॉन्ड की YTM है, आप उसको कंपेयर कर रहे हो विद द यील्ड ऑन समथिंग एल्स, एंड द डिफरेंस दैट यू आर गेटिंग इज बेसिकली नोन एज यील्ड स्प्रेड। आपके दिमाग में आएगा कि ये यील्ड स्प्रेड आता ही क्यों है इन अवर पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्रेजरी है, जो ट्रेजरी मान लो 5% का आपको यील्ड ऑफर कर रही है, एंड देयर इज अ कॉर्पोरेट बॉन्ड दैट इज ऑफरिंग यू अ यील्ड ऑफ मे बी 8%, करेक्ट। तो इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो 3% का है। तो ये 3% का फर्क है तो क्यों है? तो इसका बड़ा रीजन, जो सबसे बड़े रीजन है, उनमें एक है लिक्विडिटी। ट्रेजरीज हम सब जानते हैं एक्सट्रीमली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वहीं पे अगर हम किसी कॉर्पोरेट इशू की बात करें तो कॉर्पोरेट इशू हो सकता है कि उतना लिक्विड ना हो। सो ऐसे में बिकॉज ऑफ इलिक्विडिटी यू विल डिमांड सर्टेन प्रीमियम, एंड दिस प्रीमियम इज नाउ रेफर्ड टू एज स्प्रेड। सेकेंड रीजन कैन ऑल्सो बी, मतलब एक तो हो गया अपना लिक्विडिटी ऑब्वियसली, दूसरा हो सकता है क्रेडिट रिस्क। अब देखो, ट्रेजरीज में हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो एसेंशियली क्रेडिट रिस्क फ्री है, यानी वहां पे पैसे डूबेंगे नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट इश्यूज तो वहां पैसे डूबने के अच्छे खासे चांसेस है। सो ऐसे में जाहिर सी बात है, बिकॉज यू आर टेकिंग मोर क्रेडिट रिस्क, सो यू विल ऑल्सो आस्क फॉर अ हायर प्रीमियम, एंड दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन योर स्प्रेड। सो सीधी सीधी बात कहूं तो यील्ड स्प्रेड होना एक आम बात है। यील्ड स्प्रेड क्यों होता है उसके कारण भी मैंने समझाए हैं। लिक्विडिटी कैन बी अ रीजन और क्रेडिट रिस्क कैन ऑल्सो बी अ रीजन। बट हमारा काम, सच बताऊं तो, यील्ड स्प्रेड नहीं पढ़ना है। हमारा काम है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यील्ड स्प्रेड को पढ़ना। एंड इसीलिए फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स के केस में जितने भी तरह के जो हमारे यील्ड स्प्रेड्स हैं उनके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं विद द बेसिक आइडिया कि ये जो यील्ड स्प्रेड होते हैं इनको रिप्रेजेंट दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका है यील्ड स्प्रेड को रिप्रेजेंट करने का, जब हम अपना यील्ड स्प्रेड कैलकुलेट करते हैं ऑन सम रेट, ऑन सम बेंचमार्क रेट। सो विल टेक अ बेंचमार्क रेट और उसके ऊपर में हम अपना स्प्रेड कैलकुलेट करेंगे। अभी जितना मैंने समझाया, जिसमें हम एक ट्रेजरी के YTM से यानी यील्ड टिल मैच्योरिटी या यील्ड टू मैच्योरिटी से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वो एक सिंगल रेट है। उस रेट से यू कैन कंपेयर योर बॉन्ड्स YTM, एंड एनी सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ दैट सॉर्ट इज बीइंग रेफर्ड टू एज यील्ड स्प्रेड ओवर बेंचमार्क। सो बेंचमार्क रेट के ऊपर में जो भी आपका स्प्रेड आ रहा है वो यहां जाएगा। बट sometimes you also calculate the yield spread on the entire yield curve, not on a single rate. अब ये क्या है मैं समझाता हूं आपको। ये यील्ड स्प्रेड जो है ये है बेसिकली पूरे कर्व के ऊपर। तो इसका जो फर्क है वो बेसिकली ये है कि जब आप यहां बात कर रहे हैं ऑन द बेंचमार्क रेट, तब आप किसी भी एक सिंगल टेनोर की बात कर रहे हैं। सिंगल टेनोर यानी सिंगल मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। अगर आपका बॉन्ड 20 साल का है तो आप बेंचमार्क रेट भी 20 साल की ही लोगे। अगर आपका बॉन्ड
5 साल का है तो 5 साल का, या कोई बॉन्ड तो नहीं है, मान लो कोई बिल है जो कि 5 साल का है, या फिर में कोई नोट है जो 5 साल का है, सो उस केस में यू विल बी टेकिंग योर बेंचमार्क ऑफ द सेम टेनोर, यानी 5 साल का ही आप रेट लोगे. सो जब भी आप यहाँ पे एक बेंचमार्क रेट ले रहे हो, दैट रेट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर टेनोर. बट जब हम बात करते हैं अबाउट यील्ड स्प्रेड्स ओवर द एंटायर यील्ड कर्व, यू आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्प्रेड ओवर वन पर्टिकुलर टेनोर, यू आर टॉकिंग अबाउट द यील्ड स्प्रेड ऑन द एंटायर यील्ड कर्व. यानी आप किसी पर्टिकुलर मैच्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अब आप बात कर रहे हैं अबाउट द ओवरऑल स्प्रेड अक्रॉस ऑल मैच्योरिटीज. दिस इज इंटरेस्टिंग और ये काफी एक्साइटिंग हो जाता है, पर हम इसके बारे में बात करेंगे बाद में. फर्स्ट विल बी फोकसिंग ऑन द इजियर पार्ट, जो कि है कि किसी भी पर्टिकुलर मैच्योरिटी पे हम ये पता करना चाहते हैं कि हमारे बॉन्ड के मुकाबले किसी और के बॉन्ड में क्या यील्ड आ रहा है, और हमारे बॉन्ड में अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो कितना आ रहा है. सो वही हमें यील्ड स्प्रेड कैलकुलेट करना है, एंड इसी में हम पहला जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो है जी स्प्रेड का. नाउ इफ यू लुक एट जी स्प्रेड, तो यार ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एंड इसमें कोई चमकने वाली बात ही नहीं है. आपको अपने बॉन्ड की यील्ड कैलकुलेट करनी है या फिर वाईटीएम कैलकुलेट करना है. दिस इज बेसिकली यील्ड कैलकुलेटेड टुडे एंड अज्यूमिंग कि आप बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे. तो जिस भी बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं वो मैच्योरिटी तक आप होल्ड करोगे, ये आपने माना है आज से, तो इसको हम कहेंगे वाईटीएम ऑन द सिलेक्टेड बॉन्ड. इसको हम कंपेयर करने वाले हैं विद द यील्ड ऑन अ कंपेरेबल गवर्नमेंट बॉन्ड. जब मैं कह रहा हूं कंपेरेबल गवर्नमेंट बॉन्ड, तो ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूं अबाउट अ गवर्नमेंट बॉन्ड दैट कम्स विद द सेम मैच्योरिटी. अब देखो ये एक फंसने वाली बात हो गई. आपका बॉन्ड 25 साल बाद 25 इयर्स बाद में मैच्योर हो रहा है. व्हाट इफ कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ही नहीं जो 25 इयर्स बाद मैच्योर होगा. यस, यू गेट इट. आप समझ हो कि मैं इंटरपोलेशन की तरफ जाऊंगा, मैट्रिक्स प्राइसिंग की तरफ जाऊंगा. बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंपेरेबल नहीं भी है तो भी आप उसे इंटरपोलेट कर सकते हैं, एंड इसीलिए यहां मैंने लिखा है एक्चुअल और इंटरपोलेटेड. इसका मतलब यह है कि अगर आपका बॉन्ड 25 साल बाद मैच्योर होने वाला है, 25 इयर्स बाद मैच्योर होने वाला है, एंड देयर इज अ बेंचमार्क गवर्नमेंट बॉन्ड विच इज ऑल्सो मैच्योरिंग इन 25 इयर्स, तब तो आपकी जोड़ी बन गई. बट व्हाट इफ देयर इज नो सच बॉन्ड अवेलेबल, गवर्नमेंट बॉन्ड है ही नहीं 25 साल का, तब उस केस में हम 20 और 30 वाला ले लेंगे, है ना, या 20 और 40 वाला ले लेंगे. विल फिगर आउट अ वे. एंड उसी चीज को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल भी लाया हूं आपके लिए. आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल. एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है. आपका सिलेक्टेड बॉन्ड है जिसका वाईटीएम आपको आज के दिन पे मालूम है, एंड दैट इज 3.75%. यह आपका बॉन्ड 26 इयर्स बाद मैच्योर होगा, आज से 26 इयर्स. द प्रॉब्लम इज कि 26 इतना एब्सर्ड फिगर है कि इस पे आपको कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं मिलेगा मैच्योर होता हुआ. एंड विच यू कैन क्लियरली सी, हमारे पास 20 साल की ट्रेजरी है और हमारे पास में 30 साल की भी ट्रेजरी है. वी डोंट हैव 26 इयर्स वाला ट्रेजरी. तो कोई रास्ता है इसका? एकदम है. इसका रास्ता बेसिकली यही है कि आपको इसका इंटरपोलेशन करना है. इफ आवर 20 years treasury is falling at 2% and our 30 years treasury is falling at 2.25%, so basically there is an extra premium of 0.25% over 10 years. तो आपको तो 6 साल एक्स्ट्रा कवर करने हैं, you need to reach 26. तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा that you will start with 2 which is this, you will add the premium of 0.25, बट उसका सिर्फ प्रोपोर्शनेट हिस्सा लोगे. सो ये जो प्रीमियम है वो 0.25% इज फॉर 10 years ड्यूरेशन. आप सिर्फ 6 साल का कवर करने वाले हो, सो यू विल जस्ट टेक द एंटायर प्रीमियम एंड मल्टीप्लाई दैट विद 6/10. ये प्रोपोर्शनेट करने जैसा है, इसमें कोई भी साइंस या कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है. अगर 0.25% का एक्स्ट्रा यील्ड मिल रहा है 10 साल की मैच्योरिटी बढ़ाने पे, तो फिर 6 साल की मैच्योरिटी बढ़ाने के लिए यू विल टेक द एंटायर स्प्रेड एंड उसको आप इंटू 6/10 करके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे पता कर लेंगे. इस प्रोसेस को हम इंटरपोलेशन कहें या फिर मैं मैट्रिक्स प्राइसिंग कहें, इट्स ऑल द सेम थिंग. ठीक है, ओके. इंटरपोलेशन कैसे हुआ आपको समझ में आया. एंड नाउ वी हैव गॉट 26 ईयर का ट्रेजरी. अब आप कहेंगे देयर इज नो सच ट्रेजरी. आई ऑल्सो नो देयर इज नो सच ट्रेजरी, लेकिन इंटरपोलेटेड है ये. इसका मतलब एक्चुअल में नहीं है बट हमने कैलकुलेट कर लिया. सो इंटरपोलेटेड यील्ड ऑन 26 ईयर ट्रेजरी इज हियर. सो अब क्या करना है, जी स्प्रेड कैलकुलेट करने के लिए अपने बॉन्ड का वाईटीएम लेना है एंड यू हैव टू जस्ट डिडक्ट द यील्ड ऑन द इंटरपोलेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी. एंड जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आया 1.6%. दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज अवर जी स्प्रेड. सो जी स्प्रेड क्या है आपको समझ में आ गया. इट इज द डिफरेंस बिटवीन योर बॉन्ड्स वाईटीएम एंड अ कंपेरेबल गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाईटीएम.
यहां पे आपके पास एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं हो तो इंटरपोलेशन करने के लिए तैयार रहिएगा, दैट्स इट, और इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, इस पूरी बात में ये बात भी ध्यान रखना है कि यहां पे जो आप स्प्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं, द स्प्रेड इज कैलकुलेटेड ऑन वन पर्टिकुलर रेट। आपने एक रेट लिया और उसी पे ये स्प्रेड कैलकुलेट किया है। सो यू हैवंट कैलकुलेटेड दिस ऑन द एंटायर कर्व। उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। आगे बढ़ते हैं, आई स्प्रेड में चलते हैं। अब आई स्प्रेड अगेन कईयों को ना समझ में नहीं आएगा। लेट मी कीप इट वेरी वेरी सिंपल। जिस तरह गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं जिनसे आप कंपेयर कर रहे हो अपने बॉन्ड को, सो बेसिकली उसमें आप ट्राई कर रहे हो कि स्प्रेड को कवर कर ले। बट समटाइम्स यू आर डीलिंग विथ सर्टेन सिक्योरिटीज जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ कंपैरिजन सही नहीं है। उधर कंपैरिजन होना चाहिए स्वैप रेट के साथ में। स्वैप रेट्स आर बेसिकली द फिक्स्ड रेट्स कोटेड इन स्वैप अरेंजमेंट्स। अब ये भी आपके लिए भारी हो जाएगा, तो भाई डेरिवेटिव्स में एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्वैप, जिसके दो लेग्स हो सकते हैं, एक फ्लोटिंग लेग और एक फिक्स्ड लेग। तो फ्लोटिंग लेग से फिक्स्ड रेट कैलकुलेट होती है, उसे हम कहते हैं स्वैप रेट, और उसी स्वैप रेट को यूज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट यील्ड स्प्रेड। तो बहुत बहुत मैं आपको अलग अलग यूनिवर्स में लेकर के गया हूं, बट इतना समझ लीजिए कि डेरिवेटिव्स पढ़ा हुआ होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट टू द कोर, नहीं तो ऊपर से भी समझ में आ जाएगा। ट्राई करते हैं। सबसे पहले आई स्प्रेड देखो, वैसे ही समझाया मैंने कि बॉन्ड का यील्ड लेना और इसमें से माइनस करना स्वैप रेट, ठीक है। ये सेम टेनोर का और सेम करेंसी का होना चाहिए, ये कंडीशन अटैच्ड है। जिस तरह हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के केस में हमने कहा था कंपेरेबल होना चाहिए, वैसे यहां पे भी कह रहे हैं कि आपके सेम टेन्योर का और सेम करेंसी का आपका ये स्वैप रेट होना चाहिए। इसमें भी मैंने एग्जांपल दिया, सिमिलर एग्जांपल है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। 26 इयर्स का अपना बॉन्ड का वाईटीएम ऑलरेडी दिया हुआ है। वी हैव गॉट स्वैप रेट फॉर 20 एंड 30 ईयर। इसको भी इंटरपोलेट ही करना पड़ेगा, करेक्ट, इसलिए इसका नाम भी इंटरपोलेटेड स्प्रेड ही है, करेक्ट। तो इधर भी हमने इंटरपोलेशन किया, द रिजल्ट इज 1.95%। नाउ दिस रिजेंबल्स अ स्वैप रेट ऑन अ 26 ईयर स्वैप। अब जाहिर सी बात है एक 26 ईयर स्वैप एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट हमने इंटरपोलेशन से इस रेट को आइडेंटिफाई किया है, एंड वी आर जस्ट कंपेयरिंग अवर बॉन्ड्स वाईटीएम विद दिस, एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट इन द नेम ऑफ आई स्प्रेड। नाउ आई अंडरस्टैंड, आपके माइंड में आएगा कि आई स्प्रेड का यार इतना काम ही क्या है। व्हेन वी हैव द कॉन्सेप्ट लाइक जी स्प्रेड, तो आई स्प्रेड अलग से स्वैप रेट कैलकुलेट करके ये सब करना क्यों है, तो इसके कुछ यूज केसेस हैं जो मैं लिख करके लेके आया हूं, आप एक बार उनको सुनो। जैसे सबसे पहला यूज केस इसका ये है कि यूरो डिनोमिनेटेड जितने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उनमें खास करके ये यूज किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यूरो डिनोमिनेटेड जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, खास करके ऑब्वियसली फिक्स्ड रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो उनका यहाँ पे प्राइसिंग और कोटेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है क्या, आई स्प्रेड, नॉट जी स्प्रेड। नंबर 2, जो इशूअर्स होते हैं, यानी जो कंपनियां इनको इशू करती है, बॉन्ड्स को इशू करती हैं, वो कंपेयर कर लेती हैं कि उनके फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स के मुकाबले फ्लोटिंग रेट अल्टरनेटिव्स में कहां सस्ता पड़ेगा। सो बेसिकली इफ आई एम एन इशूअर और मेरे पास दो ऑप्शन है, आई कैन गो अहेड विद अ फ्लोटिंग रेट नोट, मैं एफआरएन इशू कर सकता हूं, उसके अगेंस्ट मैं ट्राई करूंगा एक बार ये कैलकुलेट करके आई स्प्रेड कैलकुलेट करने का। सो आई स्प्रेड बेसिकली क्या है, इट इज अ स्प्रेड कैलकुलेटेड फ्रॉम स्वैप रेट्स, लेकिन ये मुझे एक अंडरस्टैंडिंग देगा कि सस्ता क्या है, इज द फिक्स्ड लोन ज्यादा चीपर या फिर मैं फ्लोटिंग, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन टेक माई कॉल इफ आई एम एन इशूअर। इन्वेस्टर के पॉइंट पे भी फायदा है, इन्वेस्टर को अगर कोई भी क्रेडिट रिस्क का अंदाजा करना है, सो दे कैन इजीली स्टडी आई स्प्रेड, बिकॉज आई स्प्रेड विल ऑब्वियसली कम्युनिकेट कि कितनी क्रेडिट रिस्क आपके इस इशू में इन्वॉल्व है। सो एज एन इन्वेस्टर भी यहाँ पे फायदा है। क्लियर? सो ये है आपके लिए आई स्प्रेड और जी स्प्रेड की कहानी। ये दोनों के दोनों जो स्प्रेड्स थे, दे वेर यील्ड स्प्रेड्स ऑन अ पर्टिकुलर बेंचमार्क रेट। नाउ द टेबल्स आर टर्निंग। अब हम किसी पर्टिकुलर रेट के अगेंस्ट हम अपने स्प्रेड को कैलकुलेट नहीं करेंगे। नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द स्प्रेड ओवर द एंटायर यील्ड कर्व। अब यील्ड कर्व की कहानी तो सब जानते ही हैं कि यहां की सिचुएशन ये है दैट वी हैव वेरियस मैच्योरिटीज एंड वी हैव वेरियस yields quoted on different maturities। इन सबको हम कनेक्ट कर दें तो एक yield curve बन जाता है। तो हम जो स्प्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नहीं है, बल्कि इस पूरे कर्व के लिए इकट्ठे हैं। मान लो वो स्प्रेड कॉन्स्टेंटली इतना आता है, तो हमें उस अमाउंट का पता करना है कि वो स्प्रेड कितना है। इसको कैलकुलेट करने जाएं तो प्राइमरली एक ही तरह का स्प्रेड है जिसे हम कहते हैं जी स्प्रेड, जिसे हम जीरो वोलेटिलिटी स्प्रेड भी कह सकते हैं। लेकिन इसी को ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड्स के लिए जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम OAS का नाम दे देते हैं, विच इज ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड। हम उस पर भी आएंगे, पहले जी स्प्रेड की कहानी समझाता हूं आपको मैं।
तो देखो जी स्प्रेड क्या है, पहले इस पूरे के पूरे इक्वेशन को समझने की चेष्टा करना। जस्ट अ मिनट, इस इक्वेशन को समझिए। इस इक्वेशन को अगर आप नोटिस करेंगे देन ऑब्वियसली दिस इज एन इक्वेशन वेयर यू आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ अ बॉन्ड। अब बॉन्ड की वैल्यूएशन के हिसाब से कैश फ्लोज एकदम ठीक से लिखे हुए हैं, प्रेजेंट वैल्यू एलएचएस में है, सही है। पीएमटी यानी हमारे कूपन्स है, ये हमारे न्यूमरेटर में है, ये भी ठीक है। लास्ट वाला जो कैश फ्लो है उसमें हमारा कूपन भी है और हमारी फेस वैल्यू भी है जो कि हमें वापस मिलेगी, तो यहां तक सब ठीक है। इनको डिस्काउंट करते वक्त आप नोटिस कीजिए दैट वी आर डिस्काउंटिंग ऑल दीज यूजिंग स्पॉट रेट्स। आप बोलेंगे स्पॉट रेट्स कहां है, बहुत सारी चीजें हैं, तो देखो स्पॉट रेट यहां है, दिस इज योर स्पॉट रेट फैक्टर। 1 प्लस S1 जो आपने किया वो और कुछ नहीं बल्कि स्पॉट रेट ही है। सो आप बेसिकली स्पॉट रेट से इसे डिवाइड कर रहे हो, तो एक तरह से अच्छा ही है, डिस्काउंटिंग करने का सही तरीका है इफ यू आर यूजिंग स्पॉट रेट। बट द पॉइंट इज दैट यू आर ऑल्सो एडिंग अ जी स्प्रेड हियर। अब वो जी स्प्रेड का इफेक्टिव काम क्या है, वो जी स्प्रेड का इफेक्टिव काम ये है कि ये आपके क्रेडिट रिस्क को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन नॉट जस्ट ऑन अ पर्टिकुलर कैश फ्लो और अ पर्टिकुलर पीरियड, यू आर एडिंग जी कॉन्स्टेंटली टू ऑल द पीरियड्स। यानी कि ये एक स्प्रेड है नॉट जस्ट ऑन अ पर्टिकुलर मैच्योरिटी बट ऑन द एंटायर कर्व। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आप क्या कर रहे हो समझिएगा, यू आर कॉन्स्टेंटली एडिंग अ स्प्रेड that needs to be added to each benchmark rate in a benchmark yield curve। आप बेंचमार्क यील्ड कर्व कुछ भी ले लो, गवर्नमेंट ले लो या फिर स्वैप रेट ले लो, जो भी ले रहे हो उसके हर एक रेट पे आप एक स्प्रेड ऐड करेंगे, एंड जब आप वो ऐड कर रहे हैं तो उससे आपके बॉन्ड का प्राइस जो है वो इक्वल हो जाएगा आपके बॉन्ड के प्रेजेंट वैल्यू से। अगर ये आप करने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है द स्प्रेड दैट यू आर एडिंग हियर, दिस इज बेसिकली रिजेंबलिंग द रिस्क इन्वॉल्व्ड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि यहां पे आप एक स्प्रेड ऐड कर रहे हो, द स्प्रेड इज नॉट जस्ट एडेड टू वन रेट, इट इज रादर एडेड टू ऑल द रेट्स, जितने भी डिस्काउंट रेट है सब में ऐड हुआ है। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट हियर इज कि यहां पे बार बार आपका स्पॉट बदल सकता है, योर स्पॉट रेट कैन चेंज एवरी टाइम बट योर जेड विल नॉट चेंज, योर जी विल नॉट चेंज। सो दिस जी इज अ कांस्टेंट स्प्रेड दैट इज बीइंग एडेड। अब वापस आपको डेफिनेशन पढ़ा देता हूं, a constant spread that needs to be added to each benchmark rate of the yield curve so that your bond's price is equal to the present value। समझ में आई बात? तो आप यहां पे एक कांस्टेंट स्प्रेड ऐड करोगे। अब क्वेश्चन यही बनता है कि इसको ऐड करते कैसे हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सीख जाएंगे तो जी स्प्रेड समझ में आ जाएगा। तो भाई इसके लिए भी आपके पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि एक करंट प्राइस ऑफ अ बॉन्ड हम ले रहे हैं 101.05, 101.05 इसका प्राइस है। सेमी एनुअल इस पे कूपन आ रहा है मान लो 90 सेंट्स का या फिर $0.9 का, ये सेमी एनुअल बेसिस पे आ रहा है, यानी कि आपको हर 6 महीने में देखने को मिलेगा। टाइम टू मैच्योरिटी है 2 साल, यानी कि आपके टोटल अकरेंसेस ऑफ कूपन हो गए 4, 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना, 24 महीना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6 months, 12 months, 18 months, 24 months, these are the 4 occurrences when you will be receiving your coupon payments। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे आपको कूपन पेमेंट मिलेंगे 4 बार, और लास्ट में हाँ मुझे वो पता है वो अपने को फेस वैल्यू भी मिलेगा, सो $100 इज ऑल्सो व्हाट वी विल गेट हियर। ठीक है, हमको अपने इन पूरे कैश फ्लोस को डिस्काउंट करने के लिए स्पॉट रेट्स दी हुई है, एंड द स्पॉट रेट्स आर हियर। 6 months, 12 months, 18 months और 24 months की स्पॉट रेट्स आर गिवन हियर। ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट जी स्प्रेड, वी नीड टू कैलकुलेट जी स्प्रेड। सो कहानी आपको समझ में आ गई। कहानी ये है कि 101.5 यहां है, 0.9 का पीएमटी है, यू विल ऑल्सो डिस्काउंट दैट यूजिंग अ स्पॉट रेट, तो अपने पास स्पॉट रेट है तो वो यूज आ जाएगी, लेकिन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड हियर, एंड ये काम हम करेंगे टिल द लास्ट कैश फ्लो। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, पहले इक्वेशन दिखाता हूं आपको मैं। इक्वेशन ये रहा, हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 101.05, द कूपन्स आर 0.9 विच आर रिसीव्ड 4 टाइम्स। इसके अलावा लास्ट में आप देख सकते हैं मैंने कैश फ्लो 100.9 लिया है ना कि 0.9, सो आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग द फेस वैल्यू एज वेल। अब इस पे आप नोटिस कीजिए मैंने अपनी स्पॉट रेट्स ठीक से बैठाई हैं। इफ यू विल सी आई हैव इंसर्टेड माय S1, S2, S3 एंड S4 एकदम एक्यूरेटली। द इशू हियर इज दैट वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। आपको भी पता है ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमें पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। आप बोलेंगे कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, तो मैं कहता हूं उससे भी आसान तरीका है, कैलकुलेटर में नहीं होगा वैसे बट इससे आसान तरीका है।
और वो ये है कि आप या तो एक्सेल यूज कर लो, एक्सेल का भी वैसे आपको मिल सकता है, मतलब एग्जाम में यू माइट गेट एक्सेस टू एक्सेल एज वेल, तो उस केस में ट्रायल एंड एरर आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल का नहीं भी मिलता है कोई पैच तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना। सो बेसिकली ट्रायल एंड एरर ये कहता है कि यहां पे आप अपने जो ऑप्शंस आएंगे, तीन ही ऑप्शंस रहेंगे, उन तीन में से एक एक ऑप्शन को प्लग करके चेक कर लेना कि क्या आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम यही चीज एक्सेल पे कर रहे होते तो ये है मेरे 4 कूपन डेट्स 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद में वी हैव गॉट अवर कूपन पेमेंट्स हियर, कूपन 0.9 0.9 0.9 लास्ट वाला 100.9। स्पॉट रेट्स मैंने यहां पे लिख ली डेसिमल फॉर्म में, so if it is 0.139% then I will write it as 0.00139 and similarly मैंने बाकी सारी स्पॉट रेट्स लिखी। अब ये जी स्प्रेड मैंने सबसे लास्ट में कैलकुलेट किया, कैसे ट्रायल एंड एरर करके करूंगा, बट आई बेसिकली सेट दिस अप इन सच अ वे कि यहां पे मैंने एक्सेल में इसका फॉर्मूला बनाया 1 प्लस स्पॉट रेट प्लस स्प्रेड। सो दिस बेसिकली रिजेंबल्स 1 plus spot rate plus spread to the power n. This is my n. तो फर्स्ट वाला जो टोटल वैल्यू आ रहा है 1.0039, ये बेसिकली आ रहा है 1 प्लस 0.00139 प्लस 0.0025 टू द पावर 1। दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड 1.0039। ऑब्वियसली आपके दिमाग में आएगा कि हाउ डिड यू नो कि ये स्प्रेड 0.0025 है, तो उसका जवाब है ट्रायल एंड एरर। मैंने इस वैल्यू को ही सिर्फ अपने ऑप्शंस में डाल डाल करके देखा है, बार बार जी स्प्रेड बदल रहा है, जी स्प्रेड बदलेगा सो इट विल ऑल्सो चेंज योर फैक्टर्स एज वेल, एंड जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंट वैल्यू भी बदलती जाएगी। फाइनली मेरा जो रिजल्ट है 101.05 का वो आ रहा है एक ऑप्शन में, एंड दैट ऑप्शन इज 0.0025। Obviously I did not give you 3 options here, मैंने यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन से ये दिखाया है, पर एग्जाम में इसके 3 ऑप्शंस अगर आएंगे, मान लो 25 बेसिस पॉइंट्स, 35 बेसिस पॉइंट्स, 45 बेसिस पॉइंट्स, मान लो 3 ऑप्शन आते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको एक्सेल का पैच मिलता है तो यूज इट। अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है कोई एड ऑन, कोई बात नहीं, आप अपने कैलकुलेटर पे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? सो कैलकुलेटर पे आप एक बार 0.0025 लेकर के पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा, एक बार 0.0035, एक बार 0.0045, एंड अकॉर्डिंगली देखिए कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू कहां पे मैच हो रही है। द पॉइंट वेयर यू गेट 101.05, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है, एंड आपको सिर्फ समझना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। मैं फिर स्ट्रक्चर पे वापस गौर करवा देता हूं। स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल है। वी टेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इन द एलएचएस, आरएचएस में वी इंसर्ट ऑल द कैश फ्लोज, सो सारे कैश फ्लोज यहाँ पे एकदम सही हैं। Then we take our spot rates in the denominator, so 1 plus spot rate, so S1, S2, S3 और S4 को ढंग से प्लेस किया। फिर हमें सब में Z कैलकुलेट करना है, तो वो Z सब में जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, so 1Z will be taken up everywhere। तो यही काम हमने यहाँ किया, जब हम Z की वैल्यू ले रहे हैं, it is being basically taken for all the factors, एंड यही करके हमने इसको पूरा सॉल्व किया, एंड सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट आया 101.05। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ जी स्प्रेड। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा टेढ़ा करते हैं। नेक्स्ट दैट वी आर स्टडिंग इज ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड। ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड को प्यार से हम OAS भी कहते हैं। अब यहां क्या हो रहा है समझिएगा, यहां बेसिकली ये हो रहा है कि जो बॉन्ड हमारा 101.5 रुपीज का था, मान लो उसी बॉन्ड का कॉलेबल वर्जन भी अवेलेबल है। सो 101 वाज नॉन कॉलेबल, बट इसी का कॉलेबल वर्जन भी अवेलेबल है, मान लेते हैं। तो एक चीज तय है कि इसका जो कॉलेबल वर्जन होगा वो थोड़ा सस्ता बिकेगा। 101.5 से तो सस्ता होगा। क्यों? क्योंकि कॉलेबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो इशूअर को ताकत देते हैं, राइट देते हैं टू कॉल द बॉन्ड एज एंड व्हेन दे वांट। हाँ, उसकी कॉल डेट्स होती है, नियम होते हैं, मैं जानता हूं, बट फिर भी ताकत किसके पास है? इशूअर के पास। सो एज एन इन्वेस्टर आप इधर ज्यादा रिस्क ले रहे हो। आपका बॉन्ड कभी भी आपका इशूअर बोल सकता है हमें बायबैक करवा दो। सो उस केस में इवन दो आप चाहते हो उसे लंबा होल्ड करने का, बट फिर भी आपको उसको जल्दी बेचना होगा और लोअर इंटरेस्ट रेट पे री इन्वेस्टमेंट करना होगा। सो किसी भी इन्वेस्टर के लिए काफी डेंजरस है, एंड उसको एक्साइटेड फील कराने के लिए उसको थोड़ा डिस्काउंट पे देना पड़ेगा इस बॉन्ड को। अब यही चीज को हम रिफ्लेक्शन में लेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग जी स्प्रेड। तो यहां क्या होगा, हम जी स्प्रेड की कैलकुलेशन करते वक्त वी विल टेक केयर ऑफ द फैक्ट
कि हम सबसे पहले जी स्प्रेड निकाल लें। सो हम 101.5 लेंगे एंड वी विल कैलकुलेट जी स्प्रेड, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपने प्राइस को अपडेट करेंगे टू 98 रुपीज, और इस प्राइस अपडेट को rather than reflecting on the price here we will reflect on the spread। अब ये कैसे होगा? there is a very complex model जिसके बारे में हमें नहीं सीखना है, हमें सिर्फ इसके तौर तरीके सीखने हैं कि हाँ ये जो कॉलेबल बॉन्ड है इसके लिए हम अपने जी स्प्रेड को रिवाइज करेंगे एंड रिवाइज होने के बाद वो OAS बन जाएगा। द सेम थिंग कैन ऑल्सो हैपन फॉर पुटेबल बॉन्ड्स एज वेल। तो इसको समझा रहा हूं मैं। OAS is the spread, is the measure of the spread between the bonds yield and the benchmark yield curve। तो अभी भी ये जो कंपैरिजन हो रहा है वो एक कर्व के साथ हो रहा है। सो दिस इज स्टिल वेरी क्लोज टू द आइडिया ऑफ जी स्प्रेड, ठीक है। आप जी स्प्रेड जिसकी बात करें, जी फॉर गौरव, जी स्प्रेड को पीछे छोड़ के आ चुके हो, वो एक सिंगल रेट के अगेंस्ट कंपेयर होता है। वैसे ही आई स्प्रेड को भी पीछे छोड़ के आ चुके हो, आई स्प्रेड भी कंपेयर होता है अगेंस्ट अ सिंगल रेट। बट अभी अभी जो आप जी स्प्रेड पढ़े हो वो एक सिंगल रेट पे नहीं बल्कि एक पूरे कर्व पे अप्लाई होता है। एंड हियर आल्सो यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्प्रेड व्हिच इज कैलकुलेटेड ऑन द बॉन्ड यील्ड वर्सेस एन एंटायर यील्ड कर्व। सो दिस इज स्टिल क्लोजर टू जी स्प्रेड, but this is adjusted for the value of any embedded option। so if there is any option in your bond embedded, callable या फिर पुटेबल, तो उसको आप यहाँ पे अकाउंटिंग में लोगे। कैसे एग्जैक्टली आपके दिमाग में आ रहा होगा? सो आई हैव सर्टेन स्टेप्स फॉर यू। स्टेप नंबर 1 यही है कि आप सबसे पहले जी स्प्रेड तो आराम से निकाल लो। जी स्प्रेड की कैलकुलेशन करते वक्त जाहिर सी बात है हमें कोई टेंशन नहीं है, जी स्प्रेड इज इजी टू कैलकुलेट, अभी अभी हमने देखा। फिर उसके बाद वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एम्बेडेड ऑप्शन यूजिंग द ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। ये जो मैंने 98 रुपीज बोला था वो कहां से आया था? दैट 98 रुपीज वाज बेसिकली फाउंड आउट यूजिंग सर्टेन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल विच आर ऑब्वियसली वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल्स। तो हम इसको ये नहीं स्टडी करें कहां से वैल्यूएशन हुआ, बस हो गया एंड वैल्यू करके उसकी वैल्यू आ गई मान लो 98। सो यहां क्या हुआ, आपने सबसे पहले जी स्प्रेड निकाल लिया, फिर आपने उसका वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकाल दिया जिसके अंदर ऑप्शन भी है, करेक्ट। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आप एम्बेडेड ऑप्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो द वैल्यू इज बीइंग टेकन फॉर द ऑप्शन एंड दिस इज आल्सो इजी। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ द कॉलेबल बॉन्ड एंड इफ यू नो द वैल्यू ऑफ द नॉन कॉलेबल बॉन्ड, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम वैल्यू ऑफ द कॉल कह सकते हैं। सो हियर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एम्बेडेड ऑप्शन। फिर हम इसी ऑप्शन वैल्यू को बेसिस पॉइंट में रिप्रेजेंट करने की चेष्टा करेंगे। विल एक्सप्रेस दिस इन ऑप्शन वैल्यू एंड देन वी विल सब्सट्रैक्ट दिस ऑप्शन वैल्यू फ्रॉम अवर जी स्प्रेड टू कैलकुलेट OAS। सो वी हैव बेसिकली अ फॉर्मूला फॉर दिस कि जो भी आपका OAS होगा वो आपके जी स्प्रेड में से आप ऑप्शन वैल्यू जो बेसिस पॉइंट पे आप डिटरमाइन करोगे उससे आप माइनस करेंगे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहां पे आप अपनी जो ऑप्शन की वैल्यू आ रही है, जो भी आ रही है 5 रुपए 6 रुपए जो भी आए या डॉलर्स में, उस वैल्यू को आपने बेसिस पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया है एंड नाउ यू आर कंपेयरिंग द ऑप्शन वैल्यू इन द बेसिस पॉइंट्स अगेंस्ट योर जी स्प्रेड एंड द डिफरेंस इज OAS। क्लियर? तो यहां पे आपके कुछ स्टेप्स है जो फॉलो हो रहे हैं। आप मुझे कहेंगे सर करिकुलम में क्या इतना सब कुछ है क्या? तो मैं कहूंगा नहीं है, चिंता मत कीजिए, देयर इज नॉट मच इन द करिकुलम। करिकुलम में सिर्फ इतना रिक्वायर्ड है कि आपको OAS का पता होना चाहिए एट लेवल 1। आपको अगर OAS क्या होता है ये पता है तो आपका काम हो रहा है। जी स्प्रेड क्या है आपको पता है तो आपका काम हो रहा है। प्रैक्टिकल मुझे लगता है कम चांस आने का, बट आए तो आपको कैलकुलेट करना आता है। और अब मैं आपको रिलेशनशिप समझाना चाहूंगा ऑफ जी स्प्रेड एंड OAS यानी ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड व्हेन यू आर डीलिंग विद कॉलेबल बॉन्ड्स एंड ऑल्सो पुटेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल के लिए समझते हैं, ये समझ गए तो पुटेबल अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप ये समझना कि आपका एक कॉलेबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर इस कॉलेबल बॉन्ड में से मैं एम्बेडेड कॉल ऑप्शन को माइनस कर दूं, सो बेसिकली आई हैड अ कॉलेबल बॉन्ड, इसमें से मैं एम्बेडेड कॉल ऑप्शन को माइनस कर दूं, तो क्या इसकी वजह से आपकी रिस्क कम हो जाती है या फिर बढ़ जाती है? सोचिएगा इस बारे में। एक कॉलेबल बॉन्ड है, कॉलेबल बॉन्ड अगर आप खरीदते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि इशूअर बोलेगा हमको दे दो वापस, आपको देना पड़ेगा इवन इफ यू डोंट वांट। सो ऐसे में कॉलेबल बॉन्ड ऑब्वियसली इज रिस्की। मैं अगर इसमें से एम्बेडेड जो कॉल फीचर है बेसिकली इशूअर की ताकत को खत्म कर दूं तो इट बिकम्स अ नॉन कॉलेबल बॉन्ड, करेक्ट। सो इन दैट केस द नॉन कॉलेबल बॉन्ड विल बिकम लेसर रिस्की
अगर आप ये एसेंस समझ जाएं तो आपका काम हो जाता है। सो बेसिकली मेरा ये कहना है कि जो कॉलेबल बॉन्ड है वो ज्यादा रिस्की है, पर अगर इसी में से आपने इसको ऑप्शन एडजस्टेड बना दिया तो ये कम रिस्की हो जाएगा। बेसिकली यू हैव टेकन द रिस्क आउट ऑफ इट, सो इट बिकम्स ऑप्शन एडजस्टेड, and when you take out that embedded call option value from it, then you are left with only the non callable portion, which is lesser risky. Now this in the sense will let you believe in this particular equation, which is for callable bond z spread is greater than OAS. इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कॉलेबल बॉन्ड के लिए z स्प्रेड कैलकुलेट करते हैं तो उसमें वो कॉल फीचर इंक्लूडेड है, and because the call feature is included, then this is an extremely risky investment. अगर ये risky है तो इस पे spread will be higher, so the z spread will be higher. But if you eliminate the embedded call option from it, आप इसमें से embedded call option को bye bye कर दो, then you are left with a very simple bond which is no longer callable ही नहीं है, तो risk इसमें कम है। रिस्क कम है तो द स्प्रेड दैट यू विल बी कैलकुलेटिंग ऑन दिस इज नोन एज OAS, दैट विल बी लेसर। सो वन विल बी हायर, वन विल बी लोअर। दिस इज द एंटायर फंडामेंटल अराउंड दिस। क्लियर? तो ये हायर और लेसर की जो कहानी है ये यहां समझ में आ जाएगी दैट अ कॉलेबल बॉन्ड जिसके लिए जी स्प्रेड कैलकुलेट होगा वो ज्यादा ही होगा क्योंकि ये कॉलेबल है, पर जैसे ही आप इसे ऑप्शन एडजस्टेड बना देंगे यानी इसमें से कॉल फीचर एलिमिनेट कर देंगे, देन दिस बिकम्स लेसर रिस्की एंड इस पे कैलकुलेटेड स्प्रेड विल बी लेसर। सो इसको इस तरह मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा कि इफ रिस्क प्रीमियम ऑन कॉलेबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन risk premium on callable bond but call adjusted, effectively non callable। एक कॉलेबल बॉन्ड ही है लेकिन उसमें से मैंने कॉल को एडजस्ट कर दिया यानी उसे नॉन कॉलेबल बना दिया, तो जाहिर सी बात है इस इक्वेशन में आप मानते हैं कि एक कॉलेबल बॉन्ड पे रिस्क प्रीमियम ज्यादा डिमांड की जाएगी क्योंकि एक इन्वेस्टर एक कॉलेबल बॉन्ड में तभी पैसे लगाएगा जब उसको ज्यादा रिस्क प्रीमियम मिले। द सेम थिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर नॉन कॉलेबल बॉन्ड्स, वहां पे रिस्क प्रीमियम कम भी मिलेगा तो चलेगा क्योंकि वहां पे रिस्क भी नहीं है। अब इसी रिस्क प्रीमियम को हम अपनी ज्यादा टेक्निकल भाषा में कहते हैं जी स्प्रेड। क्लियर? एंड इस रिस्क प्रीमियम को हम अपनी टेक्निकल भाषा में कहते हैं ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड। Now you only tell me, is the Z spread greater than your OAS? Then the answer is yes. For callable bonds, your Z spread is greater than your OAS. Clear? पुटेबल में उल्टा हो जाएगा तो इसको मेरे को प्रूव करने की दरकार ही नहीं है। Z spread will be lesser than OAS. ठीक है? पूरे प्रोसेस में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने एक बार शायद Z spread का गलत रेफरेंस आपके लिए लिया। ये जो जी स्प्रेड आपको समझाया मैंने उस समय मैंने शायद आपको ये क्लैरिफाई नहीं किया है दैट जी स्प्रेड ये जो कैलकुलेट हो रहा है दिस इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन अ नॉन कॉलेबल बॉन्ड। ये नॉन कॉलेबल पे नहीं हो रहा है, उसी कॉलेबल बॉन्ड पे हो रहा है बाय टेकिंग द एक्चुअल प्राइस। क्लियर? सो वी आर टेकिंग द प्राइस ऑफ द कॉलेबल बॉन्ड एंड वी आर कैलकुलेटिंग द जी स्प्रेड नॉट ऑन द ऑप्शन एडजस्टेड वन बट ऑन द कॉलेबल बॉन्ड। सो वी आर स्टार्टिंग विथ Z spread calculation. We'll start with calculation of Z spread on a callable bond. Then we will try to find out the value of call option using BSM, Black-Scholes model. We'll convert this into BPS and then we'll deduct the Z spread or the BPS from our Z spread. What we will get here is option adjusted spread. So this Z spread started with a callable bond. This option adjusted spread is effectively the spread on the non-callable now. ये अब नॉन कॉलेबल पे हो गया इफेक्टिवली देखा जाए तो, क्योंकि आप इसमें से जो भी कॉल ऑप्शन था उसको एलिमिनेट कर चुके हैं। ये पूरा समझाता आपको कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जी स्प्रेड एंड ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड। Z spread is greater than option adjusted spread for callable bonds and for puttable bonds this is exactly opposite.
ठीक है, तो चलो फटाफट वापस समराइज करता हूं मैं आपके लिए सारी सिचुएशन। अगर हम यील्ड स्प्रेड की बात करें तो यील्ड स्प्रेड दो तरह के होते हैं। नंबर वन जो कि कैलकुलेट होते हैं ऑन अ बेंचमार्क रेट, और एक होता है जो कैलकुलेट होता है ऑन अ बेंचमार्क कर्व। बेंचमार्क रेट में वी हैव टू, वी हैव जी स्प्रेड एंड नंबर टू वी हैव आई स्प्रेड। जी स्प्रेड के केस में हमारे पास कंपेरेबल गवर्नमेंट बॉन्ड होना चाहिए या गवर्नमेंट इशू होना चाहिए। अगर आपके पास एक्चुअल है तो एक्चुअल ले लीजिए, नहीं तो इंटरपोलेटेड भी चल जाएगा। आई स्प्रेड के केस में हम स्वैप रेट से काम करते हैं एंड ये स्वैप रेट भी इंटरपोलेटेड होते हैं। बेंचमार्क कर्व में हमने पढ़ा जी स्प्रेड विच इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। ये बेसिकली ऐसा हिसाब होता है जहां पे स्पॉट रेट में यू आर एडिंग दिस जी स्प्रेड एंड दिस जी स्प्रेड इज कांस्टेंट अक्रॉस ऑल मैच्योरिटीज। इसी में अगर हम ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड की बात करें तो जब आप जी स्प्रेड में से ही अपने ऑप्शन के बीपीएस को माइनस कर देते हैं तो फिर यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड। ये है इसके पीछे की पूरी कहानी एंड आई होप आप ये सारे यील्ड स्प्रेड्स को अब अच्छे से समझ पा रहे हैं। अच्छे से समझ पा रहे हैं तो बस वीडियो को लाइक कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।